नहीं ये चंद पन्नों की कहानी है, ये मेरे हिंदुस्तान की कहानी है। नहीं ये चंद पन्नों की कहानी है, ये मेरे हिंदुस्तान की कहानी है। यही मेरे राणा की भूमि है, यही मेरे शिवा की दवानी है। यही मेरे राम की कहानी है, यही मेरे अशफाक की जवानी है, यही मेरे अंबेडकर के ज्ञान की बयानी है। ये मेरे हिंदुस्तान की कहानी है, नहीं बस कुछ पन्नों की कहानी है, ये मेरे हिंदुस्तान की कहानी है। यही मेरे अशफाक की जवानी है, यही मेरे अब्दुल की कहानी है, यही मेरे एपीजे अब्दुल की कहानी है। नहीं ये चंद पन्नों की कहानी है, ये मेरे हिंदुस्तान की कहानी है, ये मेरे हिंदुस्तान की कहानी है। दोस्त स्वागत है आपका। अचलच के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं, न्यूज इस हफ्ते। इस हफ्ते में लगातार एक हफ्ते में जो सबसे चर्चित व्यक्ति रहे होंगे उनके बारे में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस लच की नई पहल में दोस्त आपका स्वागत है। लिए आपके सिलेबस से हटकर है कुछ चर्चित मुद्दे, ऐसे मुद्दे जो आपको एज ए नागरिक जानना जरूरी है, एज ए सिविलियन आपको जानना जरूरी है कि क्या सुन रहे हैं आप, कि अब समय आप मीडिया में आप बहुत सुन रहे होंगे। तो जो चर्चा में मुद्दे रहेंगे पिछले एक हफ्तों में, उस हफ्तों पर हम लोग 15 से 20 मिनट एक हफ्ते में एक वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो इस हफ्ते आप लोगों ने सुना होगा दो मुद्दे बहुत चर्चित थे, एक बागेश्वर धाम का मुद्दा और एक मोदी और बीबीसी विवाद का मुद्दा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या है बीबीसी और पीएम मोदी विवाद, क्यों चल रहा है बीबीसी और पीएम मोदी का विवाद। ये विवाद दोस्त आज के बाद की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। कितना पहले? बहुत पहले। कितना पहले जाने की जरूरत है? तो थोड़ा बहुत पहले जाने की जरूरत है। तो आज इस मुद्दे पर जो चर्चा करेंगे हम लोग, वो करेंगे कि पीएम मोदी, जैसे आपके आप लोग को दिख रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक, क्या कर दिया है बीबीसी ने। हम सब जानते हैं बीबीसी लंदन ब्रॉडकास्टिंग, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, ये जो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग का एक चैनल है ये। तो इस पे बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या मुद्दा चल रहा है और क्यों चल रहा है, और ये मोदी और बीबीसी के बीच विवाद क्या चल रहा है, हमारी भारत सरकार के बीच कौन सा विवाद है, किस विवाद को लेकर है। तो विवाद की शुरुआत बहुत पहले हुई है, ये असल में विवाद अभी शुरू हुआ है, चर्चा में अभी आया है। तो थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि किस मामले में विवाद क्यों है। यह जानने से पहले जान लेते हैं कि विवाद का जड़ क्या है, कहां से निकला है यह विवाद। तो आप सब जानते हैं मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर पर के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है, गोधरा विवाद। गोधरा नरसंहार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, गुजरात। आज हम लोग उसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है गोधरा विवाद और गोधरा का मोदी से संबंध क्या है, और बीबीसी ने अभी तत्काल में जो मुद्दा चल रहा है इस बात को लेकर क्या हो रहा है। आइए थोड़ा सा बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं कि ये गोधरा विवाद क्यों चल रहा है, क्यों किया गया है गोधरा विवाद। थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करें। अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करें हम लोग, तो ये मैं डिलीट कर देता हूं और यहां थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक बात की बात। चलिए देखिए क्या है गोधरा विवाद। थोड़ा बहुत पीछे आपको ले चलते हैं, कितना, 6 दिसंबर को ले चलता हूं आपको। 6 दिसंबर 1992 को एक घटना हुई थी जो देश में बहुत चर्चित घटना, आप सब जानते हैं। 6 दिसंबर 1992 को एक घटना हुई थी, क्या, बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। बाबरी मस्जिद विवाद जो था ये 6 दिसंबर 1992 को शुरू हुआ था, बाबरी मस्जिद विवाद। इसी दिन बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, गिराया गया था। ये विवाद का जो गोधरा कांड है ये कहीं ना कहीं इस विवाद से जुड़ा हुआ है। पूरा तर्क, आप कोई भी अवधारणा अपने कोई भी पूर्वग्रह से अगर ग्रस्त हैं, तो आप कोई भी पूर्वग्रह बनाने से पहले आप ये जान लें कि आप क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और अभी का विवाद वो क्या है, उसकी पूरी तर्क मैं आपको बहुत एकदम सीरियल से बताने का प्रयास करता हूं, एकदम आसान भाषा में, कि अभी क्या हुआ है और क्या हुआ था। देखिए इसमें मेरा कोई अपना व्यू नहीं है, मैं कोई अपना व्यू आपके सामने रखने नहीं जा रहा हूं। मैं ये वही रिसोर्सेस लेकर आया हूं जो मीडिया
कहीं ना कहीं सरकार और कहीं ना कोई जो समितियां गठित हुई हैं, उन समितियों के रिपोर्ट के आधार पर हम लोग निष्कर्ष आप निकालिए। मैं दोनों निष्कर्ष बताऊंगा आपको कि क्या सरकार का पक्ष रहा है, क्या विपक्ष का पक्ष रहा है, क्या मीडिया का पक्ष रहा है। मैं सारे पक्ष रख दूंगा, चॉइस इज योर, आपको किस पक्ष में बैठना है, क्या सही है क्या गलत है, इस बात का जजमेंट मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। चलिए, तो मैं आपको डाटा, ये मेरा कोई रिसोर्सेस नहीं है, ये सारे के सारे मीडिया के रिसोर्सेस हैं, आसानी से नेट पर उपलब्ध हैं, आप इन्हें आसानी से जान भी सकते हैं। तो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराया गया, ये गिर गया, बाबरी मस्जिद गिर गया। इसके बाद एक घटना होगी क्या, लगभग 10 साल बाद, 11 साल बाद एक संस्था है जिसका नाम है BHP, एक संस्था है BHP, जिसे आप कहते हैं विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद। ये विश्व हिंदू परिषद ने क्या काम किया, फरवरी सन 2002 में, फरवरी सन 2002 में अवध में यानी अयोध्या में, अपने अवध में एक यज्ञ किया, पूर्ण आहुति यज्ञ। ये पूर्ण आहुति यज्ञ का आयोजन किया। ये यज्ञ दोष चलने वाला था 100 दिन, 100 दिन का एक पूर्ण आहुति यज्ञ किया। बाबरी मस्जिद के गिराने के लगभग 10 साल बाद, बाबरी मस्जिद के कांड के लगभग 10 या 11 साल बाद ये कर सेवकों ने, और यहां पर देश के कोने कोने से, देश के लगभग हर कोने से, लगभग देश के हर कोने से बुलाए गए कार सेवक, या जिन्हें आप कहते हैं कर सेवक, अलग अलग कोनों से बुलाए गए, क्या कर सेवकों को बुलाया गया, कर सेवक बुलाए गए अलग अलग कोने से, कर सेवक बुलाए गए। ये कर सेवक, कर का मतलब कार, सेवा का मतलब सेवा, जब स्वयं अपने हाथ से क्या करने आए, सेवा करने आए। ये राम मंदिर के लिए कर सेवकों का एक चलाया गया कर सेवक। तो इसमें दुनिया, देश के कोने कोने से लोग आए इस पूर्ण आहुति यज्ञ में, देश के कोने कोने से, अलग अलग कोने से अलग अलग लोग आए। और इसी में एक काम किया गया, इसी में एक काम किया गया। यहीं से दोस्त क्या काम हुआ, 22 फरवरी सन 2002 को अहमदाबाद से एक ट्रेन निकली, साबरमती एक्सप्रेस एक ट्रेन निकली। कहां से, अहमदाबाद से ये ट्रेन निकली। इस ट्रेन की जो कैपेसिटी थी वो लगभग 1100 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन इसमें कुछ लोग खड़े होकर भी आए, तो बताया जाता है कि लगभग इसमें 2000 लोग इसमें आए थे। तो ये 22 फरवरी को कर सेवक आए, 22 फरवरी को ये लोग निकले साबरमती से। 24 फरवरी को इन लोगों ने क्या काम किया दोस्त, डेट एक एक ध्यान दीजिएगा। 24 फरवरी सन 2002 को अयोध्या में ये लोग पहुंचे, और पूर्ण आहुति यज्ञ में साबरमती आश्रम से जो लोग आए, तो 24 फरवरी को ये लोग अयोध्या पहुंचे, और अयोध्या में पूर्ण आहुति यज्ञ में इन लोगों ने भाग लिया। और पूर्ण आहुति यज्ञ को 25 फरवरी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो पूर्ण आहुति यज्ञ 25 फरवरी को क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जब पूर्ण आहुति यज्ञ 25 फरवरी को समाप्त हो गया, तो ये कर सेवकों को पुनः वापस जाना था 26 फरवरी सन 2002 को। ये जो कार सेवक आए थे, जो कर सेवक आए थे, ये वापस गए। अब इनको वापस निकल गए ये लोग कब, 26 फरवरी को। तो ये कर सेवक 26 फरवरी को कहां चले गए, वापस चले गए दोस्त। तो जब कर सेवक 26 फरवरी को वापस गए, तो घटना क्या हुआ, अब ये ट्रेन, फिर से देखिए घटना जोड़िए, कि फरवरी सन 2000 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में एक पूर्ण आहुति यज्ञ किया। राम मंदिर के डिमोशन को लगभग 10 बाबरी मस्जिद के डिमोशन को लगभग 10 साल गुजर गए थे, और विश्व हिंदू परिषद ने, BHP ने पूर्ण आहुति यज्ञ किया अयोध्या में, 100 दिनों का पूर्ण आहुति यज्ञ। इस पूर्ण आहुति यज्ञ में देश के कोने कोने से लोग आए,
तो अहमदाबाद से भी लोग आए। 22 फरवरी को अहमदाबाद से निकले कार सेवक, लगभग 2000 कार सेवक या कर सेवक, इन्हें आम राम भक्त भी कह सकते हैं। ये अहमदाबाद से निकले। 24 फरवरी को इन लोगों ने यज्ञ में भाग लिया। 25 फरवरी को ये यज्ञ समाप्त किया गया और 26 फरवरी को उसी साबरमती एक्सप्रेस से ये लोग वापस जा रहे थे। तो इसी साबरमती आश्रम से जब ये लोग वापस जा रहे थे तो अब ये जो ट्रेन थी, जो ट्रेन 27 फरवरी को सुबह 4:30 बजे, 27 फरवरी सुबह 4:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस को पहुंचना था। कहां पर? अहमदाबाद दोस्त, अहमदाबाद पहुंचना था। किसे? साबरमती एक्सप्रेस को। लेकिन ये ट्रेन लेट हो जाएगी, और लेट हो जाएगी दोस्त तो गोदरा से ठीक पहले एक स्थान पड़ेगा जिसका नाम होगा दोहदा एक स्थान पड़ेगा। गोदरा से ठीक पहले एक स्थान पड़ेगा। और ये जो साबरमती आश्रम है एक्सप्रेस है, ये 6:30 बजे यहीं दोहदा पर क्या होगी? रुक जाएगी। दोहदा पर रुकेगी। ये पहुंचना था कब? 6:30 बजे। सुबह 4:30 बजे से अहमदाबाद पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये अहमदाबाद पहुंची नहीं। गोदरा के ठीक पहले दोहदा नामक स्थान पर सुबह 6:30 बजे ये ट्रेन क्या हो गया? रुक गया। तो जब दोस्त ये ट्रेन 6:30 बजे रुका दोहदा पर, तो अब यहीं से सारे कांड, सारी घटनाएं यहीं से शुरू होंगी। दोहदा से शुरू क्या होगा? दोहदा से शुरू होगा दोस्त क्या कि यहां पर अब 3 घटनाएं होंगी। दोहद में से 3 घटनाएं शुरू होंगी। ये गोदरा के ठीक पहले कितने बजे? 6:30 बजे। 6:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस दोहदा जब पहुंची 6:30 बजे, तो यहां पर से 3 घटनाएं, सारी रिपोर्ट इसी के आसपास भटकेंगी। 3 थ्योरियां यहां से चलेंगी। क्या? कुछ थ्योरियां क्या चल रही हैं कि मुसलमानों को यह लगा, ध्यान दीजिए, बाबरी मस्जिद के गिराने के कारण मुसलमानों को यह लगा कि यही मौका है क्या लेने का? बदला ले लेने का। तो कुछ लोगों का यह कहना है कि बदले के भावने से इस्लाम लोगों ने वो जो साबरमती आश्रम था, साबरमती जो साबरमती एक्सप्रेस थी, यहां मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, जो साबरमती एक्सप्रेस थी, इसका जो बोगी नंबर 5 और 6 था, कहा जाता है इसी में कर सेवक बैठे थे। इसी में कर सेवक बैठे थे और इसी में 3 थ्योरियां निकल कर आएंगी कि मुसलमानों ने क्या कर दिया? पथराव चालू कर दिया। इसमें पथराव चालू कर दिया। एक थ्योरी ये है। तो कर सेवकों ने ट्रेन के डब्बे को क्या कर लिया? बंद कर लिया। लेकिन क्या कहा गया कि इसमें लगा दिया गया आग। इसमें क्या लगा दिया गया? आग लगा दिया गया। ठीक। एक थ्योरी यह है कि कोई मुस्लिम चाय वाला चाय बेचने गया था, लेकिन उसे कर सेवकों ने डब्बे में घुसने नहीं दिया, जो विवाद का कारण बना। और जो विवाद का कारण बना तो हुआ क्या? वो आगे दंगे के रूप में भड़क गया। तीसरी थ्योरी दोस्त ये है, तीसरा तर्क ये दिया जाता है, तीसरा तर्क ये है कि इसमें ISI का हाथ है, पाकिस्तान का, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराने का क्या लिया? बदला लिया। तो यहां पर दोस्त क्या काम किया गया? ट्रेन में लगा दिया गया आग। अब ट्रेन में आग लगा दिया गया। साबरमती एक्सप्रेस जो थी, साबरमती एक्सप्रेस दोहदा में क्या लगा दिया गया? 6:30 बजे के आसपास इसमें क्या लगा दिया गया? आग। किस में लगा दिया गया? इसमें। किस 2 डब्बों में? 5 और 6 में। और इसी में कर सेवक क्या थे? सवार थे। अब यहीं पर आग लगा दिया गया और 59 लोग क्या हो गया? मारे गए। 59 लोग इसमें मारे गए। इस सरकारी आंकड़ों में 59 लोग में 22 मेल थे, 27 फीमेल थी और 10 बच्चे थे, 10 चिल्ड्रेन थे। अब ये लोग क्या कर दिए गए? जलकर मर गए। फिर से स्टोरी देखिए। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराया गया। समझ पा रहे हैं? अब लिंक जोड़िए। फिर सन 2002 को फरवरी में क्या काम किया गया? विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में एक पूर्ण आहुति यज्ञ का क्या किया?
आयोजन किया। ये यज्ञ 100 दिन के लिए आयोजित होना था। देश के कोने कोने से कर सेवक आए। तो इसमें दोस्त क्या आए, इसमें कर सेवक आए कहाँ से, अहमदाबाद से, साबरमती एक्सप्रेस से आए। 25 फरवरी को इन लोगों ने भाग लिया और 25 फरवरी को यज्ञ समाप्त हुआ और 26 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस इन कर सेवकों को लेकर वापस जा रही थी। 4:30 बजे ये साबरमती एक्सप्रेस को अहमदाबाद पहुंचना था, किंतु लेट हो गया। और लेट हो गया तो कहां पर, दोहदाबाद। दोहदा में गोदारा, कहां पर, ठीक पहले तो गोदरा से ठीक पहले क्या हुआ, 6:30 बजे ये ट्रेन रुक गई। अब यहां से 3 थ्योरियां जो मैं आपको बताया, इन लोगों ने क्या काम किया, मुसलमानों को क्या लगा मुस्लिम वर्ग को कि यार ये बाबरी मस्जिद गिराने का बहुत बढ़िया अवसर है, एक काम करते हैं यही बदला लेते हैं क्योंकि इसमें कर सेवक भरे हुए हैं। तो उन लोगों ने क्या चल दिया, पथराव शुरू कर दिया। एक थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि एक मुस्लिम चाय वाला चाय बेचने घुसा, कर सेवकों ने बेचने नहीं दिया, जो विवाद का कारण बना। तीसरी थ्योरी क्या है, तीसरी थ्योरी ये है कि इसमें आईएसआई का क्या है, हाथ है। और बहुत सारी थ्योरियां हैं। ये वो थ्योरियां मैं बता रहा हूं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी न्यूज में क्या हुई हैं, छपी हुई हैं, कहीं ना कहीं ये बोले गए हैं। तो भाई साहब, जिसमें लेकिन सवाल ये उठता है, तर्क ये है कि 5 और 6 में ही क्यों, अगर ये आकस्मिक घटनाएं थी तो 5 और 6 में ही क्यों हो गई। तो 5 और 6 में क्या काम किया गया, आग लगाया गया। 59 लोग भाई साहब मर गए और इस 59 लोग में 22 मेल, 27 फीमेल और 10 बच्चे जलकर मर गए। अब होना क्या चाहिए था, अब ये ट्रेन भाई साहब 9 बजे के आसपास पहुंचा कहां पर, गोदरा। अब ये ट्रेन पहुंचा गोदरा और जब ये ट्रेन गोदरा पहुंची 9 बजे के आसपास, पहुंचना था इसको 4:30 बजे, लेकिन अब जब ये गोदरा पहुंची तो कायदे से गोदरा प्रशासन को बॉडी को अपने हाथ में ले लेना चाहिए था और तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए था। लेकिन अब प्रशासन की गलतियां देखिए, गोदरा प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और क्या काम किया गया, जो 59 बॉडी थी, डेड बॉडी थी, इसको क्या काम किया गया, सरकार को नहीं सौंपा गया, इसे गवर्नमेंट को नहीं सौंपा गया, इसे सौंप दिया गया किसे, बीएचपी को, विश्व हिंदू परिषद को सौंप दिया गया। और ये 59 बॉडियां विश्व हिंदू परिषद ने भाई साहब जो किया, आगे वो जानिए क्या किया। उन्होंने इन लाशों को खुली गाड़ियों में रखकर पूरे अहमदाबाद में निकाला और पूरे अहमदाबाद में जुलूस निकालकर लेकर गए कहां पर, सिविल हॉस्पिटल 16 में। सिविल हॉस्पिटल 16 में, यह है अहमदाबाद का एक हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल 16। अब ये लाश से सिविल हॉस्पिटल 16 में पहुंची। अब जब ये लाशें जब खुलेआम निकाला गया भाई साहब, तो उस समय मीडिया पर इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, मीडिया पर इतने प्रतिबंध नहीं थे। मीडिया ने क्या काम किया, इसको लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर दिया इसका। अब जब लाइव ब्रॉडकास्टिंग किया तो हुआ क्या, ये इंफॉर्मेशन पूरे गुजरात में फैल गई। अभी तक किसी को कुछ पता भी नहीं था कि लोग सिविल हॉस्पिटल 16 के आसपास जमा होना शुरू हो गए। और भाई साहब 27 फरवरी को ये दंगे शुरू हो गए सन 2000 को, कहां से, गोदरा से। और बदले की भावना भड़की और जो धर्मांतर लोगों ने, उन्होंने हथियार उठाना चालू किया और हथियार उठाना चालू किया भाई साहब। और ये गोदरा कांड का कारण बना। 27 फरवरी को तो ठीक था, 27 फरवरी तक तो मामला चला केवल आंदोलन के रूप में, हिंसा के रूप में। लेकिन दोस्त 28 फरवरी को ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब देखिए प्रशासन की देखिए, 28 फरवरी को ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और 28 फरवरी को एक स्थान है चमनपुरा। इस चमनपुरा में लगभग एक कॉलोनी है जिसका नाम है गुलबर्ग कॉलोनी, गुलबर्ग सोसाइटी में एक कांग्रेस के एमपी रहेंगे जिनका नाम रहेगा आसान जफर कांग्रेस के एमपी रहेंगे। लगभग 2000 लोगों की भीड़ यहां पहुंच जाएगी। कहां पर, चमनपुरा के कहां पर, चमनपुरा के
कहाँ पर? गुलबर्ग सोसाइटी में। और यहीं पर भाई साहब उस एमपी ये फ़ोन करेंगे, कोई पुलिस मदद नहीं मिलेगी और ये भीड़ क्या काम करेगी? लगभग 369 घरों में क्या करेगा? आग लगा दिया जाएगा और इसमें लगभग 69 लोग मार दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, घरों को जलाया जाएगा और लगभग 369 लोग जलकर मर जाएंगे। ये जो कांग्रेस के एमपी थे हसन जाफरी, ये भी इसी में जलकर क्या होगा? मर जाएंगे। अब ये भीड़ थोड़ा और आगे बढ़ेगी और क्या काम होगा दोस्त? नरौदा, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, इन सब स्थानों पर नरौदा पाटिया में क्या होगा? नरौदा पाटिया में एक व्यक्ति बच्चा नरौदा पाटिया पहुंचेंगे। असल में हुआ क्या था कि मीडिया ने दिखा दिया कि यहाँ मुस्लिम बहु एरिया है, यहाँ मुस्लिम बहु एरिया है, सरकार ने कोई सुरक्षा नहीं दिया है, तो इससे दंगाइयों को और मौका मिल गया और वो लोग घुसे नरौदा पाटिया, नरौदा में घुसे और सबसे भयंकर हिंसा हुआ नरौदा में, सबसे भयंकर हिंसा हुआ नरौदा पाटिया में। और ये नरौदा पाटिया में सबसे भयंकर 10 घंटे तक लगभग ये हिंसा चली, लगभग 10 घंटे तक ये हिंसाएं चली दोस्त। अब 10 घंटे तक ये हिंसाएं चली, लगभग यहाँ पर भी लोग 70-80 लोग लगभग यहाँ पर भी लोग मार दिए गए। लोगों का कहना है लगभग 2000 लोग इसमें क्या किए? जलकर मरे। अब इस घटना को आग पकड़ा। सन 2007 में गोधरा आउटलुक ने एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया। आप सब उस व्यक्ति का नाम जानते होंगे, बजरंगी बाबू। बजरंगी बाबू, ये जो बजरंगी बाबू है, इन्होंने बताया बाकायदा मीडिया को, इनका बाकायदा बजरंगी बाबू का वीडियो बाकायदा यूट्यूब पर है, बयान देते हुए कि इन्होंने नरौदा पाटिया में कैसे कैसे लोगों को मारा, सरकार ने कैसे कैसे इनका समर्थन किया, पूरी बातें बताया था। एक व्यक्ति है जिनका नाम है नोएडा पांडे, एक महिला है, इन्होंने भी बताया, बयान दिया, आगे जाकर इनको जेल होगा और इनको जेल हो जाएगा, सबको लगभग उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाएगी, लेकिन ये कोर्ट में कुछ सिद्ध नहीं हो पाएगा। कोई भी कहा हुआ बातें कोर्ट में सिद्ध नहीं हो पाएंगी। और जब कोर्ट में कोई भी बातें सिद्ध नहीं हो पाएंगी, एक व्यक्ति है जिनका नाम है संजीव भट्ट, का नाम याद कर लीजिए आप। संजीव भट्ट वहाँ के चीफ थे, वो पुलिस चीफ थे संजीव भट्ट, और संजीव भट्ट जी जाकर बयान देंगे कि हमारे हाथ बंधे हुए थे। अब इसके लिए क्या किया जाएगा? सरकार क्या काम करेगी? सरकार दोस्त क्या काम करेगी? एक कमेटी बनाएगी जिसका नाम है नानावती कमेटी। नानावती कमेटी बनाएगी और ये नानावती कमेटी दोस्त वही कमेटी है जिस कमेटी ने सिख दंगों की जांच किया था और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को पूछताछ तक के लिए बुला लिया गया था। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, उस समय राज्य और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। सेंटर में बीजेपी की भी सरकार थी और राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी। तो नानावटी जब कमेटी बना, ध्यान सुना, तो नानावटी कमेटी ने क्या काम किया? सरकार के किसी भी नुमाइंदे से पूछताछ नहीं किया, कुछ भी पूछताछ नहीं किया। अब इससे क्या हुआ था? आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सबको क्लीन चिट दे दिया, सबको क्लीन चिट दे दिया। एक व्यक्ति है जिनका नाम याद रखेंगे अगर आप लोग, अरविंद पांडे गृह मंत्री थे। इनका कहना था, इन्होंने कहा था अरविंद पांडे जी ने, ये गुजरात के उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे, ध्यान देना। और तो जो गुजरात के गृह मंत्री थे अरविंद पांडे, ये कहते हैं कि 27 फरवरी को एक मीटिंग बुलाया गया था मोदी जी की अध्यक्षता में, 27 फरवरी को। लेकिन कहा गया ये एक्शन का रिएक्शन है, ये एक्शन का रिएक्शन है और इनके हाथ बांध दिए गए। हालात ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति को क्या काम किया गया? हारेन पांडे जो थे, गृह मंत्री हारेन पांडे थे। ये गृह मंत्री हारेन पांडे को बाद में किसी ने मार दिया, आज तक नहीं पता चला किसने मार दिया। भीड़ के पास हथियार कहाँ से आई, ये भी आज तक नहीं पता चल पाया किसने मार दिया। भीड़ के पास इतने मात्रा में हथियार कहाँ से आई, ये भी नहीं पता चला, कुछ भी कोर्ट में सिद्ध नहीं हुआ। और नानावटी कमेटी की रिपोर्टों पूर्ण रूप से सरकार की तरफ झुकी हुई थी, पूर्ण रूप से सरकार की तरफ झुकी हुई थी। उसमें कोई निष्पक्षता नहीं दिखाया गया, जल्दी से जल्दी डिसीजन दे दिया गया। सभी धार्मिक एक्टिविटीज, जितने भी धार्मिक व्यक्ति थे, जिन लोगों ने इस आंदोलन में स्वयं को स्वीकार किया कि मैंने किया है, उन तक भी पूछताछ नहीं किया और सबको क्लीन चिट दे दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? सन 2004 में आई कांग्रेस की सरकार। अब भाई साहब, कांग्रेस की सरकार ने एक कमेटी गठित किया, उस कमेटी का नाम है उमेश चंद्र कमेटी। अब ये उमेश चंद्र कमेटी की बात सुनिए जरा।
इनको गुजरात सरकार को इतनी जल्दी थी गलत साबित करने की कि इन्होंने क्या काम किया, महज 4 महीने में, केवल 4 महीने में उमेश चंद्र कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दिया। हालांकि गुजरात सरकार ने कहा कि जो कमेटी गठित किया गया पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, लेकिन उस समय रेलवे सेंट्रल डिपार्टमेंट का हिस्सा था तो रेलवे की इंक्वायरी किया गया। अब इन्होंने कम से कम उन कार सेवकों की हत्या पर, जो कार सेवक मरे थे, उसकी जांचों को भी नकार दिया, उसकी जांचों को भी नकार दिया। इन्होंने बताया कि यह केवल एक आकस्मिक घटना थी। भाई साहब, आकस्मिक घटना थी, अगर ये प्री प्लान नहीं था, पहले से कार सेवकों पर आक्रमण किया गया, तो आप ये बताइए जरा कि फिर बुगी नंबर 5 और 6 में ही आकस्मिक घटना होनी थी। तो इन्होंने बस गुजरात सरकार को तुरंत ब्लेम ठोप दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन का रिपोर्ट आया, इन्होंने कहा कि ये दोनों कमेटियों का रिपोर्ट अपने अपने सरकार का पक्ष रख रही हैं, बिल्कुल ही निष्पक्षता इनमें नहीं है, बिल्कुल निष्पक्षता इसमें नहीं है। और हम सब जानते हैं मुद्दे में आगे क्या हुआ। आगे दोस्त अभी क्या काम किया गया है, अभी अगर हम लोग बात करें तो अब आते हैं, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया गोधरा कांड वाले पर। अब क्या हुआ, अब दोस्त क्या हुआ है कि उसी डोगरा कांड पर जिस तरह विवाद हो रहा था, उसी गोधरा कांड पर जो विवाद हो रहा था, उसी पर बीबीसी ने अभी क्या काम किया, मोदी क्वेश्चन के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री शुरू किया है। मोदी क्वेश्चन के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री शुरू किया है उसी गोधरा कांड पर, जिसकी पहली सीरीज, अब इसमें क्या काम किया गया है, ये जो मोदी क्वेश्चन के नाम से बीबीसी ने ब्रॉडकास्टिंग शुरू किया हुआ है, इसका जो पहला एपिसोड है वो 17 जनवरी को प्ले कर दिया है, और दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को प्ले कर दिया है, दूसरा एपिसोड। लेकिन अब इसमें मोदी जी का क्या दिखाया गया है, या ध्यान से देखिए, इसमें मोदी जी का पूरा सफर दिखाया गया है कि आरएसएस से लेकर उनके बढ़ते हुए कद, उनकी राजनीतिक सफर, सब कुछ इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। लेकिन जो पार्ट नंबर 2 है, देखिए 17 जनवरी को क्या लिखा हुआ है, ये सब पेपर कटिंग है। 17 जनवरी को मोदी क्वेश्चन की डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है, और दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था। जो पहले केंद्र सरकार एपिसोड यूट्यूब से, जो पहला एपिसोड था, केंद्र सरकार ने उसे यूट्यूब से क्या कर दिया, हटा दिया। हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसने जो है आईटी एक्ट 2021 का हवाला देते हुए उसे क्या कर दिया है, हटा दिया हुआ है। ठीक है, और पहले एपिसोड में डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री पर मुस्लिम के अल्पसंख्यकों के तनाव पर नजर डालती है। यानी जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा जाता यूट्यूब में, वो लिखा हुआ था ये कि तनाव पर अल्पसंख्यक यानी मिनॉरिटी पर नजर डालती है। जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट्री से हिंसाएं फैलना तय थी। अब 2002 में हुए दंगे की भूमिका पर मोदी की जांच को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री में उनकी भूमिका दिखाई जा रही है। ठीक है, चलो, तो ये देखिए कुछ ट्वीट वगैरह भी है जो भारत सरकार ने, प्रशांत धवन का ये ट्वीट है, इनका मानना है, लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं तो इनका मानना है कि ये जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन दोस्त, ये आप सब जानते हैं अनुच्छेद 19(1) में अभिव्यक्ति की आज़ादी जरूर है, लेकिन अगर आप संविधान को ठीक से पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 19(2) में इसी अभिव्यक्ति पर युक्त प्रबंधन है। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, और क्या, सामाजिक व्यवस्था, देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता के खिलाफ इन्हीं चीज़ों पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन भी है जो लोग अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी को मानता देते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्री में प्रकाशित रिपोर्ट पर सन 2002 में प्रकाशित किया गया था, जिस पर मोदी जी के ऊपर से सवाल उठाया गया। ये सारे के न्यूज़ की कटिंग है। बीबीसी ने इस पर रिपोर्ट जारी कर दिया है। दोस्त, इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कैसे जांच, जो कमेटियां जांच बनी थी उनकी जांच पर क्या रिपोर्ट थी, क्या क्या, मैंने आपको पूरी बैकग्राउंड रिपोर्ट बता दिया है कि कैसे लोग मरे हुए थे। ठीक है, लेकिन सवाल ये है, ये 2002 के दंगों की कुछ तस्वीरें हैं, जो उस समय की तस्वीरें हैं जो 2002 दंगों में जो हुई थी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि ये जो है हमारी न्यूज़ चैनल है, मैंने यार सारे रिसोर्सेज न्यूज़ चैनलों से लिए हुए हैं ब्रॉडकास्टिंग के तहत। अब ये मोदी जी, हालांकि ध्यान दीजिए, 2002 के दंगों में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को एकदम क्लीन चिट दे दिया है। अब भाई, सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्णय आप नहीं मान रहे हैं तो ये फिर आप संविधान की दुहाई देने लायक आप नहीं रह गए हैं। ठीक है, अगर आप, देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को दे दिया है, क्लीन चिट दे दिया है, ध्यान याद कीजिए। लेकिन बेटा, आप एक बात ये भी याद रखिए कि अतीत की भयानक यादों को आप अपने साथ लेकर वर्तमान और भविष्य नहीं गढ़ पाएंगे।
और न एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे जिसमें सामाजिक संप्रभुता और जिसमें सामाजिक सोबर्निटी को हम स्थापित कर पाएँ। अतीत की घटनाओं से, आप अतीत की भयानक घटनाओं से बदले की भावना को लेकर आप अपना वर्तमान और भविष्य नहीं गढ़ पाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि अतीत की गलतियों को अगर हम अतीत को इसलिए पढ़ते हैं कि दोबारा वो गलतियां ना करें तब तो ठीक है, लेकिन अगर अतीत की गलतियों को हम बदले की भावना से पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है और ये एक सब समाज की पहचान नहीं होगी और आप एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, ना आप राष्ट्र का वर्तमान गढ़ पाएंगे, ना आप राष्ट्र का भविष्य गढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने मोदी डॉक्यूमेंट्री पर, भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को पूर्ण रूप से बैन कर दिया है। भारत सरकार के प्रवक्ता का यह बयान हुआ है, पूरा रूप से भारत सरकार की तरफ से कहा गया, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे मोदी द प्रोपोगंडा रिफ्लेक्ट द क्लीन ऑफ शेप ऑफ इंडिया, पूरा लिखा हुआ, पूरी बातें। ठीक है, तो मोदी की पूरी विवाद में बता दिया था। आइए हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश पीएम ने क्या कहा है। तो ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने इस पूरे को प्रोपेगेंडा किया है। आप ब्रिटिश पीएम देखिए, ये है ऋषि सुनक। अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश पीएम ने क्या कहा है, तो ब्रिटिश पीएम ने कहा है, कॉमन लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य रामजी ने बुधवार को ट्वीट किया था कि बीबीसी के निशाने पर लिया है और उन्होंने, ब्रिटिश पीएम ने स्वयं इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया हुआ है। ठीक है, हालांकि इस रिपोर्ट में जो कुछ भी बताया गया है वो सारे के सारे, उन्होंने बीबीसी की आलोचना भी किया हुआ है। अगर बेटा हम लोग आइए बात कर लेते हैं चर्चिल के बारे में। आपने ये तो किया, लेकिन ये नरसंगा आपने गोधरा पे बता रहे हैं, लेकिन चर्चिल ने क्या काम किया था? बीबीसी उस पर चुप है। आइए चर्चिल के बारे में बात करते हैं। आप उस पर चुप है, चर्चिल पर नहीं जाते। दुनिया भर में आप विंस्टन चर्चिल को, ये वही चर्चिल हैं दोस्त जिन्होंने गांधी जी को क्या दिया था, जिन्होंने गांधी जी को कहा था क्या, अर्धनंग फकीर कहा था। यही विंस्टन चर्चिल दोस्त, इन्होंने क्या काम किया था? विंस्टन चर्चिल जी ने, जब भारत में अकाल की स्थितियां थी तब लगभग 40 लोग भूखे मर गए थे चर्चिल के काल में, और इन्हें लगान माफी नहीं किया था। और इनके ऊपर विश्व युद्ध में, जब बेटा ध्यान सुनिएगा, विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस के समझौते के चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया था और भारत के अनाज लाद लाद कर ब्रिटेन और देश के अलग अलग कोनों तक पहुंचाया था। तो इस मामले में, चर्चिल वाले मामले पर भी अभी हाल ही में इसी विवाद को लेकर विवाद चल रहा है कि चर्चिल के मामले पर ब्रिटिश सरकारें क्यों चुप है, या लगभग लोग क्यों चुप है। 10 से 20 लाख लोग मारे गए थे 1947 में इस भूख में, सोचिए। तो उस मामले में तो आप चुप हैं। ठीक है, तो दोस्त इन विवादों पर आप ना पड़े। ये मोदी का, मैंने आपको बता दिया रिफ्लेक्शन क्या था, एक्शन का रिएक्शन था। हालांकि सरकार ने कहा भी था कि ये एक्शन का रिएक्शन है, लेकिन दोस्त ध्यान दीजिएगा, हम सरकार की गलतियों को भी नकार नहीं सकते हैं। काश उन लाशों को वहीं रोक लिया गया होता, काश उन लाशों को वहीं रोक लिया गया होता, उनको जुलूस ना करने दिया गया होता और सरकार कंट्रोल करती और सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन जो हुआ था वो किसकी गलतियां थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जजमेंट कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा निर्णय दे दिया है। और देश में दो संविधान चलेगा, संविधान सर्वोच्चता है। हालांकि डॉक्यूमेंट्री पर दूसरा भाग अभी कल जीएनयू और जामिया में इस बात को लेकर विवाद चला कि डॉक्यूमेंट्री बंद क्यों कर दिया गया। स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी है दोस्त, अभिव्यक्ति की आज़ादी जरूर है, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति या देश की एकता संप्रभुता और एकता, अखंडता, संप्रभुता, सामाजिक व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को इम्पैक्ट करता है, तो ये देश की, तो ये आपकी अभिव्यक्ति नहीं है और आप लोकतंत्र की दुहाई देकर आप देश की सोबर्निटी को आज नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है, अगर मैं अपना विचार आपसे बताऊं तो मेरा विचार ये है कि हर वो चीज़ जो नफरत फैलाती है, मेरा मानना ये है, आप नफरती यादों से लेकर कौन से देश को गढ़ेंगे। तो मेरा मानना यह है कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और ये ना हो, और अब ये आगे ना हो, और ये बार बार यादों को कुरेदा ना जाए, और ऐसी चीज़ों को बैन किया है। अगर सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो आप उसका समर्थन करें। ठीक है, तो हालांकि डॉक्यूमेंट्री पर हमको नहीं लगता कि ये जो डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है इस पर कुछ भी लोगों को नहीं पता है, पहले से लोगों को भी पता है। अगर सरकार दिखाती भी तो भारत में तो लोग वैसे भी जानते हैं, विदेश के लोग अगर इस बात का विरोध करेंगे तो विदेश के लोग तो पहले से देख लेंगे, इसको वो देखने तय है। और अगर भारत सरकार छुपाने का प्रयास करेगी तब भी कहीं ना कहीं गलतियां होंगी, क्योंकि छुपाने का अगर प्रयास करेंगे तो लोग कहेंगे चोर की दाढ़ी में क्या है, तिनका है। हालांकि उसमें कुछ ऐसा अगर होता, सरकार ने कुछ देखा होता, अगर कुछ देखा है, तो मेरा मानना ये है कि भारत के लोग तो पहले से गोधरा कांड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर चिट भी दे दिया है, क्लीन चिट भी दे दिया है, तो अब उस पर कोई चर्चा करने की बात रह नहीं गई है। एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्त, यही अपनी अस्पाक हैं, यही अपने APJ अब्दुल कलाम हैं, यही अपने राम हैं, और यही दोस्त अपना मांझी है, यही अपना अम्बेडकर है। आओ हम सब मिलकर एक बेहतर भारत का निर्माण करें, सहिष्णु भारत का निर्माण करें। भारत
पंथ निरपेक्षता, जो हमारी खूबसूरती है उसको सजोए। और अतीत के जो दर्द हैं, जो अतीत की बीती हुई घटनाएं हैं, अगर अतीत की बातें करें तो कब तक आप मोहम्मद गौरी आप पूर्वजों की गलतियों को आने वाले जनरेशन को सजा कैसे दे देंगे? अब कुछ पागल इसमें क्या कहेंगे कि पूर्वजों की संपत्ति यदि पूर्वजों की संपत्ति संतान को मिलेगी तो पूर्वजों की गलतियां संतान को ही भोगनी पड़ेगी। ये कौन सी बात है भाई? ये कौन सा तर्क है? जनरेशन गैप भी तो कोई चीज़ होता है ना। आप जनरेशन गैप को महानता दीजिए, जनरेशन गैप को पहचानिए और जनरेशन गैप से अतीत की जो गलतियां उनको छोड़िए, अतीत की गलतियों से सीखकर दोबारा वो ना हो, इसीलिए आप क्या काम कीजिए, अवेयर होजिए और बेहतर राष्ट्र का क्या करें, निर्माण करें। देखने के लिए दोस्त धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, ये जो पीपीटी है अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये पीपीटी अपलोड कर दिया है, आप इससे जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी फैलाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए अपने आसपास लोग आपके होने का एहसास करें। अपने व्यक्तित्व को आप ऐसा बनाएं कि लोग आपके होने का एहसास करें। आपके होने से लोगों को सुरक्षा महसूस हो, आपके होने से डर ना महसूस हो। लोग कहते हैं मैं शेर की तरह आ रहा हूँ। अरे पागल, तुम शेर नहीं हो, तुम मानव हो। शेर यार जानवर है, डराना उसका काम है। मानव का काम है मानवता दिखाना, डराना काम नहीं है। आपके होने से लोगों को यदि डर है तो ये कौन सी आपकी वीरता है? ये वीरता नहीं है। मर्द इसमें नहीं है कि आपको दर्द नहीं होता और आपको लोग से डर जाए, नहीं। मर्दानी इसमें नहीं है। मर्दानी इसमें है कि आपके होने का लोगों को एहसास हो और जहां आप हो वहां लोगों की सुरक्षा महसूस हो, ना कि डर महसूस हो। ठीक है, तब तक के लिए दोस्त अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।